नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विशेष रूप से दो प्रमंडलों की। और इन दो प्रमंडलों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि वहां पर महागठबंधन के बीच जो सीट बंटवारे की बात हो रही है, सीटों की संख्या की बात हो रही है, सीटें चिन्हित करने की बात हो रही है कि किस सीट पर कौन सा घटक चुनाव लड़ेगा, उसके संदर्भ में जो हमारे पास सूचनाएं हैं और पिछले चुनाव के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो विभिन्न दलों का प्रदर्शन रहा है और उस प्रदर्शन के आधार पर इस बार जो सीटों की अदला बदली होने की संभावना है, उसी से केंद्रित हमारा आज का ये विश्लेषण है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीमांचल से। आपको पता है सीमांचल में पिछली बार जो 24 विधानसभा सीटें हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में, ठीक है, इन 24 विधानसभा सीटों में जो विशेष रूप से अगर हम कहें महागठबंधन की, तो 11 सीटें लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें 1 सीट जीत पाई थी राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस 11 लड़ी थी लेकिन 5 जीत पाई थी। सीपीआई 1 सीट लड़ी थी रुपौली, लेकिन हार गई थी। आपको पता है रुपौली से बीमा भारती जीती थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार जब उपचुनाव हुआ तो वो भी हार गई। फिर वहां से अभी शंकर सिंह निर्दलीय जो 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार थे, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर वो चुनाव जीते, इसलिए कि चिराग पासवान की पार्टी जब उपचुनाव के समय में एनडीए में शामिल हो चुकी थी और एनडीए के उम्मीदवार थे वहां पर उपचुनाव में कलाधर मंडल, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। खैर, और 24वीं सीट है सीपीआई एमएल। आपको पता है महबूब आलम जो सीपीआई एमएल के विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं, तो वो वहां से चुनाव जीते थे। मतलब 24 सीटों में 7 सीटें महागठबंधन को मिली थी। 7 सीटें, उसमें 5 कांग्रेस, 11 लड़कर ही आरजेडी 1। मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि आरजेडी 1 जो जीत पाई थी वो केवल बीजेपी के सहयोग से जीत पाई थी। ठीक है, तो बीजेपी का आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा बीजेपी के सहयोग से कैसे आरजेडी जीती थी। ऐसा होता है कई बार कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे उनको खड़ा कराया गया था आरजेडी की तरफ से, जिससे कि वहां पर जनता दल यूनाइटेड की हार निश्चित हो सके, आरजेडी जीत सके। तो एकमात्र खाता खुला था। 5 सीटें वहां पर एआईएमआईएम जीती थी और एआईएमआईएम की जीत में सबसे बड़ा कारण आरजेडी की थी। आरजेडी के खिलाफ जो मुसलमानों में नफरत पैदा हुई थी, कहीं ना कहीं क्षोभ था, गुस्सा था, उसका फायदा मिला था एआईएमआईएम को। और वो गुस्सा और बढ़ गया है, अब इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया है। उसका गुस्सा भी है सीमांचल में। तो इस बार जो चर्चा है कि किस प्रकार से सीटों को अदला बदली करने की बात हो रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, क्योंकि इस बार पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में, तो इन सबों के सहयोग से और राहुल गांधी का क्रेज थोड़ा बढ़ा है मुसलमानों में। इस कारण से कांग्रेस पार्टी वहां 18 सीटें मांग रही है, कह रही है, आरजेडी को समझाने का प्रयास कर रही है। पप्पू यादव लगातार पब्लिकली बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ेगी सीमांचल में, तो कांग्रेस ही वो शक्ति है जो कि सीमांचल में ओवैसी के प्रभाव को रोक सकती है, मुसलमान वोटर्स को ओवैसी की तरफ जाने से रोक सकती है। वो केवल और केवल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार में ही वो क्षमता है, राहुल गांधी में ही वो क्षमता है। कांग्रेस के नाम पर वो महागठबंधन के साथ रुक जाएंगे, वरना खटिया खड़ा हो जाएगा तेजस्वी यादव का। तो ये चल रहा है, इसीलिए 18 सीटों की दावेदारी है। अब आते हैं हम एनडीए की तरफ। एनडीए से, इसलिए एनडीए आज हम चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन का, लेकिन एनडीए की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, ये एनडीए के हिस्सा थे। और यहां पर एनडीए के घटक के रूप में मुकेश सहनी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों सीट पे उनकी हार हो गई।
लेकिन दोनों सीटों पर जो उनके उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार थे। अगर वो भी जीते होते तो वो मुकेश सहनी के साथ नहीं रहते, वो बीजेपी में ही चले गए रहते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी की भी दावेदारी है। उन 2 सीटों पर मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं। 18 सीट कांग्रेस मांग रही है, 1 सीट महबूब आलम, ठीक है, सीपीआई को सीट छीनी जा सकती है, यह बात सही है। रुपौली में फिर से बीमा भारती वहां दावेदार है, आरजेडी को वो सीट लड़ेगी। या फिर चर्चा ऐसे भी है कि बीमा भारती धमदाहा से बीमा भारती लेसी सिंह का मुकाबला करे। और जो इनकी सौतन है दूसरी बीमा भारती की, अवधेश मंडल, आपको पता है बीमा भारती के पति हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, बीमा भारती और एक और पत्नी है, उनका नाम ध्यान में नहीं है। तो वो हो सकता है कि रुपौली से विधानसभा चुनाव लड़े आरजेडी की टिकट पर। तो इसीलिए सीपीआई की सीट छीनी जा सकती है। तो 18 कांग्रेस, 2 मुकेश सहनी और 1 सीट महबूब आलम, 21। आरजेडी के लिए बचता है कितना? मात्र 3, उसमें 1 हो गया रुपौली, 2 और सीट कहां लड़ेगी आरजेडी, कहना असंभव है तत्काल। तो खैर, जीत का सबसे बड़ा कारण यह है, विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है। और जिस प्रकार से आरजेडी की कई विधानसभा सीटों पर, ठीक है, कई जबरदस्त हार हुई थी, ठीक है, जैसे नरपतगंज विधानसभा सीट आपको पता है जानी जाती है यादव बहुल सीट। नरपतगंज में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? यादवों की है। लेकिन वहां पर आरजेडी के यादव उम्मीदवार बीजेपी के यादव उम्मीदवार से हारते कितना वोट से? 28,610 वोट से, 28,000 वोट से। तो वहां पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये जो 28,000 का डिफरेंस है, हम उम्मीदवार बदलिए, पार्टी बदलिए, तो हम वो सीट जीत सकते हैं। ये वहां स्थिति चल रही है। तो नरपतगंज पर विवाद खड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद विवाद का दूसरा जहां सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है वो है आपका जोकीहाट पर। आपको याद होगा पिछले बार जो है दोनों भाई टकराए थे और बहुत बड़ा विवाद का विषय है वहां पर, ठीक है। सरफराज आलम और शाहनवाज आलम दोनों भाई टकरा गए थे। इस बार भी टकराने की संभावना है। तो ये सबसे बड़ा विवाद का विषय है कि अब देखते हैं उसका क्या फैसला करती है। हाँ, चूंकि आरजेडी में जब लौट कर आए हैं शाहनवाज आलम, तो उनका टिकट कैसे काटेगी आरजेडी? और सरफराज आलम भी लड़े हुए हैं। जोकीहाट एक ऐसी सीट है जहां पर कि कोई भी जीतेगा मुसलमान उम्मीदवार ही। और उस सीट पर AIMIM बड़ा फैक्टर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अगर वहां से आरजेडी के बदले, चूंकि गुस्सा किसके खिलाफ है? आरजेडी के खिलाफ है, गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। इसीलिए वो सीट अगर कांग्रेस को दे दिया जाए तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के नाम पर गुस्सा नहीं है, आरजेडी के नाम पर गुस्सा है, तो मुसलमान वोट बटेगा नहीं। और अब मुसलमान वोट बटेगा नहीं तो वहां पर जीत गारंटेड है। वहां पर किसी भी कीमत पर बीजेपी वहां हार नहीं सकती, ठीक है। वही हाल सिकटी में भी है। सिकटी में क्या है? सिकटी में भी है स्थिति कि आरजेडी के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। वहां पक्ष में भी होता है, विपक्ष में भी होता है, और यही ध्रुवीकरण आरजेडी के हार का कारण बन जाता है। और उस ध्रुवीकरण में यदि मुसलमानों का समर्थन नहीं मिले आरजेडी को तो फिर भगवान मालिक है। तो सिकटी पर भी विवाद खड़ा हो रहा है, ठीक है। बहादुरगंज पता है वहां से वीआईपी लड़ी थी पिछली बार और कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, तो वहां पर जो है वीआईपी को कांग्रेस की तुलना में ज्यादा वोट मिला था। इसीलिए वीआईपी वहां दावा कर रही है। वहां से AIMIM जीती थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस से ज्यादा वोट वीआईपी को मिला था, विकासशील इंसान पार्टी को। इसीलिए बहादुरगंज में वीआईपी लगातार दावा कर रही है। वैसे मेरा मानना है कि वहां पर वीआईपी फैक्टर नहीं है, वहां पर फैक्टर कांग्रेस होगी। कांग्रेस से
या आरजेडी लड़े तो वहां जो है बेहतर चुनौती दे सकती है एआईएमआईएम को भी और एनडीए को भी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पर। उसके बाद ठाकुरगंज के बारे में मैंने बताया कि ठाकुरगंज में एक निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करवाकर जो बीजेपी के बागी थे, चूंकि वहां जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी एनडीए की तरफ से, तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वहां पर उनका संबंध आरजेडी के कई नेताओं से भी रहा है, तो उनको एक तरह से खड़ा कराया गया था और उन्होंने आरजेडी का काम आसान किया। वहाँ 56,000 वोट जो है गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने काट लिया था। इसी कारण से वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के नौशाद आलम चुनाव भारी मतों से हारे थे और वहाँ जो है आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। सौद आलम वहाँ आरजेडी के, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है किशनगंज कांग्रेस लड़ी, गारंटेड है वहाँ फिर कांग्रेस ही लड़ेगी, कोई सवाल नहीं उठता है बदल पाने का। कोचा धामन एक ऐसी सीट है जहां उस सीट पर भी जो है कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। कोचा धामन पर कांग्रेस दावा कर रही है कि कोचा धामन में भी वही खेल है जिस खेल के कारण आरजेडी वहां पर तीसरे नंबर पे पिछले बार भी थी और इस बार भी तीसरे नंबर पे ही रहेगी। केवल कांग्रेस ही वहां पर उस चुनाव को निकाल सकती है, ये वहां पर कांग्रेस के थिंक टैंक का कहना है। अब आते हैं पूर्णिया जिला में। पूर्णिया में भी विवाद है, ठीक है। वहां भी विवाद है कि आपको पता है कांग्रेस के वहां से पुराने रहे हैं अब्दुल जलील मस्तान। 2004 में 2005 के विधानसभा चुनाव में भी वो जीते थे, पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन वहां पर चूंकि अख्तरुल ईमान एक ऐसी सीट है जहां पर कि अमौर विधानसभा सीट जहां पर कि एआईएमआईएम की जीत लगभग निश्चित है। चाहे वो आरजेडी लड़े, चाहे वो जनता कांग्रेस पार्टी लड़े, कोई भी लड़े, वहां वोट एआईएमआईएम को ही मिलेगा, अख्तरुल ईमान को ही मिलेगा। उनके प्रति एक अलग प्रकार का क्रेज है वहां के मुसलमानों में, इसीलिए वहां पर कोई दिक्कत बायसी में है। बायसी में अब्दुल सुभान आरजेडी से लड़े थे, जीते, तीसरे नंबर पे गए। कांग्रेस पार्टी वहां भी दावा कर रही है, पप्पू यादव वहां भी दावा कर रहे हैं कि अगर आरजेडी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के उम्मीदवार, आरजेडी के अलावा किसी को उम्मीदवार बनाइए, कांग्रेस को उम्मीदवार बनाइए, कांग्रेस जीत, कांग्रेस का दावा उस पर भी है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखें तो फिर ये जो बनमनखी विधानसभा सीट है, बनमनखी में भी 27,000 वोट से आरजेडी हारी थी, वहां भी पप्पू यादव ने दावा ठोका है, ठीक है। रुपौली के बारे में हमने चर्चा की, वो सीट आरजेडी ही लड़ेगी, वहां पर कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव। धमदाहा मैंने बताया वहां भी आरजेडी से बीमा भारती की चर्चा हो रही है। दिलीप यादव का टिकट कटेगा, अगर दिलीप यादव का टिकट कटेगा तो दिलीप यादव कौन सा खेल करेंगे ये कहना मुश्किल है। हो सकता है दिलीप यादव अगर निर्दलीय लड़ गए तो धमदाहा में फिर आरजेडी का खेल खराब करेंगे और इस बात की संभावना है कि अगर आरजेडी उनको टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, तो वहां पर खेल खराब हो सकता है। धमदाहा में कांग्रेस पार्टी दावा नहीं कर रही है और दावा करने की स्थिति में भी नहीं है। खैर, पूर्णिया विधानसभा सीट वहां कांग्रेस ही लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस ही लड़ेगी, भले ही हार ज्यादा मतों से हुआ था। पता है आपको जो शहर का विधानसभा सीट है उस पर प्रायः बीजेपी मजबूत रहती है। कटिहार में भी वही बात है, जिस प्रकार से पूर्णिया शहर वैसे ही कटिहार शहर में भी, वहां भी आरजेडी की तुलना में कांग्रेस पार्टी का दावा इस बार कर रही है कि तारकिशोर प्रसाद के पास कांग्रेस को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर ज्यादा बेहतर मुकाबला कर पाएगी। तारिक अनवर सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है, विधानसभा में नहीं मिल पाता, उतनी मजबूती से आरजेडी चुनौती पेश नहीं कर पाती है बीजेपी के समक्ष, ये दावा है। कदवा कांग्रेस लड़ी थी, शकील अहमद खान वहीं से विधायक हैं, आपको पता है। बलरामपुर महबूब आलम का गढ़, वहां कोई विवाद नहीं है, वहां से सीपीआई-एमएल ही लड़ेगी, जीतेगी भी, इस बात की भी गारंटी है। वहां भी वीआईपी लड़ी थी पिछली बार, लेकिन वीआईपी उस सीट के बदले इस बार ठाकुरगंज पर दावा कर रही है। ये आपको एक विशेष समाचार बताऊं कि बलरामपुर
लड़ने के बदले 2 सीट जो वीआईपी मांग रही है, उसमें बलरामपुर के बदले वीआईपी ठाकुरगंज, जहां आरजेडी की जीती हुई सीट है, वहां पर मुकेश सहनी ने अंगूठा डाल दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं तेजस्वी यादव वो देखना पड़ेगा। ठीक है, प्राणपुर कांग्रेस लड़ी थी, तौकीर आलम हार गए थे बहुत कम वोट से, मात्र 3000 वोट से उनकी हार हुई थी। दोबारा लड़ेंगे, कोई शक नहीं है वहां पर। ठीक है, मनिहारी कांग्रेस की जीती हुई सीट है, कोई विवाद नहीं है। बरारी में आरजेडी के लिए ही वो सीट है। आरजेडी को लगता है वहां पर चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां लड़ेगी। कोढ़ा कांग्रेस ही लड़ेगी, कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार है वहां पर। ठीक है, पूनम कुमारी पासवान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो 24 विधानसभा सीट है उस पर किन किन सीटों पर विवाद है। अब आते हैं हम दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा प्रमंडल में अगर शुरुआत करते हैं मधुबनी से, मधुबनी में हरलाखी विधानसभा सीट, पिछली बार सीपीआई लड़ी थी, उस हरलाखी विधानसभा सीट पर इस बार विवाद है। हरलाखी पर दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी भी और आरजेडी भी। लग गया है वहां पर महागठबंधन के लोगों को कि सीपीआई वो सीट नहीं निकाल सकती। बेनीपट्टी कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तय है। कांग्रेस से भावना झा ही उम्मीदवार होंगी, इस बात का भी लगभग फाइनल है। खजौली आरजेडी 22,000 वोट से हारी थी। खजौली में इस बार मुकेश सहनी वहां दावा ठोक रहे हैं। उस क्षेत्र में मल्लाहों की संख्या भी है, अति पिछड़ी जातियों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए वहां से मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं। खजौली में बाबू बढ़ी में मात्र 11,000-12,000 वोट से आरजेडी की हार हुई थी, वहां भी मुकेश सहनी दावा ठोक रहे हैं। बिस्फी में आरजेडी लड़ी थी, 10,000 वोट से हारी थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बिस्फी विधानसभा सीट हरिभूषण ठाकुर बचौल के खिलाफ, चूंकि यादव मतदाता वहां पर मुसलमान उम्मीदवार आरजेडी के हैं, उनको भी वोट नहीं देते, इसीलिए बिस्फी में कांग्रेस को लड़ना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमानों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वही फैक्टर है वहां भी। ठीक है, चूंकि वहां के यादव जाति के लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक यादव को वोट डालते हैं, जिस कारण से MY समीकरण टूट जाता है। ठीक है, मधुबनी आपको पता है, सुमन महासेठ वीआईपी पिछली बार लड़े थे एनडीए की तरफ से, इस बार वो लड़ना चाहते हैं महागठबंधन की तरफ से, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवार हैं समीर महासेठ, आरजेडी का विधायक है, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी वहां पर दावा ठोक दिए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सीट चाहिए। आपको याद होगा मुकेश सहनी लगातार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन किसका विधायक है, बल्कि केवल कमजोर सीटों का ही बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूत सीटों का ही बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए मधुबनी सीट पर मुकेश सहनी सुमन महासेठ के लिए अड़े हुए हैं। अब तेजस्वी यादव इस समस्या से कैसे निपटते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। राजनगर में राम अवतार पासवान लड़े थे पिछले बार, वहां ज्यादा विवाद नहीं है। राजनगर में वहां आरजेडी के लिए कांग्रेस पार्टी भी छोड़ने को तैयार है और मुकेश सहनी का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, झंझारपुर लड़ी थी पिछले बार सीपीआई, याद होगा आपको, रामनारायण यादव उम्मीदवार थे। इस बार मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है, गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव को वीआईपी में शामिल कराकर मुकेश सहनी ने आश्वासन भी दे दिया है। तो ये सीट सीपीआई से लगभग आप कह सकते हैं छीन ली गई है। मुकेश सहनी की दावेदारी को वहां काटेंगे तेजस्वी यादव, इसकी उम्मीद नहीं है। और बिंदु गुलाब यादव नीतीश मिश्रा के खिलाफ महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी, ये पक्का है। फुलपरास कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, कृपानाथ पाठक 10,000 वोट से हारे थे, 11,000 से लड़ेंगे, लगभग तय है। लोकहा आरजेडी ही लड़ेगी, ज्यादा 99% उम्मीद है। दरभंगा आ जाइए, कुशेश्वर स्थान में आरजेडी अमन हजारी ने गणेश भारती को हराया था। कुशेश्वर स्थान सीट इस बार मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है, मुकेश सहनी ही लड़ेंगे, ऐसा लगभग तय है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है। गौरा बौराम यहां से वीआईपी की उम्मीदवार थी, स्वर्णा सिंह पिछली बार बीजेपी के में शामिल हो गई, इस बार मुकेश सहनी ही लड़ेंगे, दावा है, जबरदस्ती लड़ेंगे, वो तय है।
चूंकि उनका विन एक तरह से सिटिंग सीट है, ज्यादा विवाद नहीं होगा। लेकिन आरजेडी के लिए दिक्कत होगा। वहां आरजेडी ने जिस अफजल खान को लड़ाया था चुनाव, मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो क्या रिएक्ट करेंगे ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये कि अफजल खान ही वीआईपी के उम्मीदवार हो जाएं। एक संभावना बनती है। बेनीपुर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी ऐसी उम्मीद है। या तो मिथिलेश चौधरी जो कीर्ति आजाद के रिश्तेदार हैं, या चर्चा ऐसी है कि और ज्यादा संभावना भी है कि माधव झा जो मदन मोहन झा जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पुत्र हैं, उनके लड़ने की संभावना 99% है महागठबंधन से। ठीक है, मिथिलेश चौधरी का टिकट पत्ता कट जाएगा। वैसे भी कीर्ति आजाद तृणमूल में जा चुके हैं, इसीलिए मिथिलेश चौधरी कटेंगे। अलीनगर आरजेडी हार गई थी 3100 वोट से, वीआईपी के मिश्री यादव ने हराया था। मिश्री यादव इस बार क्या करेंगे देखने की चीज है। वहां भी लेकिन आरजेडी में विवाद है, वो सीट पर भी वीआईपी ने दावा किया है। इसलिए दावा किया है कि वीआईपी की जीती हुई सीट थी। मिश्री लाल यादव पिछले बार वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी की जीती हुई सीट है, ललित यादव की सीट है। वैसे दावेदारी करते हैं कांग्रेस के लोग भी कई आधार पर, लेकिन ललित यादव की टिकट नहीं कटेगी, ये तय है। दरभंगा में पिछले बार अमरनाथ गामी लड़े थे, इस बार आरजेडी से केडिया, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनके लड़ने की संभावना है। देखते हैं चुनाव में टिकट किसको मिलता है। संभावना यह भी है कांग्रेस पार्टी भी वहां दावा ठोक रही है, अब देखना पड़ेगा, ये भी एक चीज है। उसके अलावा हायाघाट विधानसभा सीट पर भोला यादव लड़े थे। अगर भोला यादव चाहेंगे तभी उनका टिकट कट सकता है, अन्यथा टिकट कटने की संभावना नहीं है। बहादुरपुर विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पर मल्लाह जाति के वोटर अच्छे खासी संख्या में है। तो बहादुरपुर मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। केवटी विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि पिछली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे। इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुसलमानों को कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सीट नहीं बन रही है अब तक, इसीलिए मजबूरी है या तो केवल एक सीट तो कम से कम मुस्लिम उम्मीदवार को देना ही होगा, तो वो सीट केवटी होगी। जाले भी मुसलमानों के लिए या ऋषि मिश्रा, कांग्रेस के समक्ष एक दुविधा है। आरजेडी से ऋषि मिश्रा दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को लड़ाना चाहती है वहां से। अब देखना है कौन किसके हक में फैसला होता है। आते हैं समस्तीपुर में कल्याणपुर विधानसभा सीट सीपीआईएमएल लड़ी थी, 10,000 वोट से हार गई थी। इस बार वहां से दावा किया है प्रिंस पासवान, आपको पता है वहां जनता दल यूनाइटेड से मंत्री महेश्वर हजारी विधायक हैं अभी। प्रिंस पासवान का दावा लगभग मान लिया गया है, प्रिंस पासवान ही लड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस गुट। वारिसनगर सीपीआईएमएल लड़ी थी, सीपीआईएमएल को यह सीट इस बार खोना पड़ सकता है। वहां वारिसनगर से इस बार मुकेश सहनी की पार्टी लड़ सकती है चुनाव, या फिर आरजेडी स्वयं सीपीआईएमएल के लिए वो सीट काटने की स्थिति चल रही है। समस्तीपुर वहां से आरजेडी ही लड़ेगी, जीती भी थी। अख्तरुल शाहीन वहां से विधायक है, सिटिंग सीट है। उजियारपुर पता है आपको, आलोक मेहता की सीट है, वरिष्ठ नेता हैं। चर्चा लेकिन ऐसी है कि उजियारपुर से आलोक मेहता शायद आरजेडी छोड़ने वाले हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन वो सीट आरजेडी लड़ेगी, ये तय है। मोरबा विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि पिछली बार रणविजय साहू आरजेडी से विधायक है, कोषाध्यक्ष भी है, उनका टिकट कटने की संभावना नहीं है। लेकिन मोरबा में चूंकि सहनी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए मुकेश सहनी का दावा है वहां भी। सराय रंजन में इस बार विजय चौधरी को चुनौती देने के लिए मुकेश सहनी वो सीट छीनने की प्रयास में है। अरविंद सहनी लड़े थे पिछले बार चुनाव आरजेडी से, 3600 मात्र वोट से हारे थे। संभावना यह भी है कि अरविंद सहनी ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े। मोहिद्दीनगर आरजेडी लड़ी थी, हार गई थी 15,000 वोट से। प्रोफेसर एजिया यादव वहां से उम्मीदवार थी। उम्मीद है कि आरजेडी ही लड़े मोहिद्दीनगर विधानसभा सीट और बीजेपी के राजेश सिंह को चुनौती का मुकाबला करे। विभूतिपुर विधानसभा सीट ऐसी है जहां सीपीआईएमएल
40,000 वोट से जीती थी, इसीलिए सीपीआईएम का वो सीट कटने की संभावना नहीं है। वहां से जेडीयू के रामबालक सिंह को हराया था, लेकिन वो सीट कटेगी नहीं। रोसड़ा विधानसभा सीट है जो कि वीरेंद्र पासवान एक अच्छे सच्चे समाज सेवक के रूप में, विधायक ही नहीं बल्कि सच्चे समाज सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई है। रोसड़ा विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि बीजेपी के वीरेंद्र पासवान अभी विधायक है। पिछली बार उन्होंने नागेंद्र विकल को हराया था, लेकिन उस सीट पर इस बार दावेदारी आरजेडी की भी है, कांग्रेस पार्टी की भी है और वीआईपी भी दावेदारी कर रही है। देखते हैं किसका चलता है वहां। आज के लिए इतना ही। इन दो जो प्रमंडल की आज हमने चर्चा की, इन दोनों प्रमंडलों में 30 जोड़ 54 विधानसभा सीटें हैं। इन 54 विधानसभा सीटों पर आपको लगा होगा कि जो मेरा आकलन है वो सही है, तो आप निश्चित रूप से अपना विचार, और असहमत हैं तब भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में आकर निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।